A very good morning all of you. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर्स। कि एम्पलीफायर्स में कितने तरह के डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कपलिंग के बारे में डिस्कस किया था, एम्पलीफायर्स की कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग पढ़ा था हमने कि कितनी तरह की कपलिंग होती है एम्पलीफायर्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर्स, कितनी तरह का डिस्टॉर्शन होता है आपके आरएफ एम्पलीफायर्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्टॉर्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर अ सिग्नल एम्पलीफायर टू ऑपरेट करेक्टली विदाउट एनी डिस्टॉर्शन टू द आउटपुट सिग्नल, it requires some form of DC bias on its base or gate terminal. A DC bias is required so that amplifier can amplify the input signal over its entire cycle with the bias Q point set as near to the middle of the load line as possible. अब इस लाइन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है किसी भी सिग्नल एम्पलीफायर को करेक्ट ऑपरेशन के लिए बिना किसी डिस्टॉर्शन के अगर वो आउटपुट देना चाहता है तो उसमें हमें एक डीसी बायसिंग करनी पड़ेगी उसके बेस टर्मिनल पे या फिर गेट टर्मिनल पे, क्योंकि अगर बीजेटी है तो बेस टर्मिनल, एफईटी है तो गेट टर्मिनल। तो ये डीसी बायसिंग जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है कि एम्पलीफायर जो है वो पूरी साइकिल के लिए आपको इनपुट सिग्नल आउटपुट में दे, इसलिए डीसी बायसिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर ट्रांजिशन हुआ जैसे पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव या किसी और वजह से तो आपका आउटपुट रुक गया। हमें कहीं भी ब्रेक नहीं चाहिए। तो कंटिन्यूस आउटपुट के लिए हमें चाहिए कि हम उसे एक तरह का डीसी बायस अप्लाई करें। द बायस क्यू पॉइंट सेटिंग विल गिव अस अ क्लास ए टाइप एम्पलीफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन विद द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट बीइंग द कॉमन एमिटर फॉर बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स और द कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन फॉर यूनिपोलर एफईटी ट्रांजिस्टर्स। द पावर वोल्टेज और करंट गेन provided by the amplifier is the ratio of the peak output value to its peak input value। ठीक है, अब अगर हमने सही से बायसिंग नहीं की तो क्या होगा? अगर हमने इस तरह से सेट किया बायसिंग को कि उसका क्यू पॉइंट रॉन्ग पोजीशन पे आ गया। व्हाट इज अ क्यू पॉइंट? स्टूडेंट्स, क्यू पॉइंट वोल्टेज और करंट की वो वैल्यूज़ है जिन पर आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है। यानी क्यू पॉइंट इज बेसिकली set of values of voltage and current for which the transistor operates in active region। तो एक्टिव रीजन में काम करने के लिए क्यू पॉइंट की जो वैल्यूज़ होंगी वोल्टेज और करंट की, अगर उनसे थोड़ा सा भी डाइवर्जन होता है तो क्या होगा? द आउटपुट सिग्नल मे नॉट बी एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म। इन अदर वर्ड्स, द एम्पलीफायर विल सफ़र फ्रॉम व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन। अगर हमने इस तरह की बायसिंग की है कि वो क्यू पॉइंट में नहीं रहता आपका एम्पलीफायर सर्किट और थोड़ा सा भी पोजीशन को चेंज करेगा तो आपको आउटपुट एज इट इज़ इनपुट नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगा। इसको कहते हैं एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं डायग्राम। यहाँ पर एक बना हुआ है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। आपके बायसिंग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इनपुट वोल्टेज आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। आर बायस बायसिंग रजिस्टर्स हैं, आर लोड रजिस्टर, वी आउट सी इज द कपलिंग कैपेसिटर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिपिंग हो रही है आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसकी क्लिपिंग हो रही है, थोड़ा सा पोर्शन कट रहा है। लिमिटिंग ऑफ सिग्नल मीन्स क्लिपिंग, यानी कि थोड़ा पोर्शन आउटपुट का हमें कट के मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स? देखते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल वेव फॉर्म may occur because amplification may not be taking place over the whole signal cycle due to incorrect biasing levels। डिस्टॉर्शन किस वजह से हो सकता है कि या तो एम्पलीफिकेशन पूरा नहीं हुआ, पूरी साइकिल पे नहीं मिला क्योंकि हमने बायसिंग लेवल्स जो है वो सही नहीं रखे थे। द इनपुट सिग्नल मे बी टू लार्ज कॉजिंग द एम्पलीफायर्स ट्रांजिस्टर टू बी लिमिटेड बाय द सप्लाई वोल्टेज। अब आपका इनपुट इतना ज़्यादा बड़ा है कि सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा बड़ा है, तो क्या हुआ? आपके सर्किट ने उसको लिमिट कर दिया सप्लाई वोल्टेज तक, तो कट गया आपका इनपुट सिग्नल क्योंकि वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज था उसका। इस वजह से भी डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा। द एम्पलीफिकेशन में नॉट बी अ लीनियर सिग्नल ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इनपुट्स। अब आपका जो एम्पलीफिकेशन है वो तो कर रहा है अच्छे से, लेकिन पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको एम्पलीफिकेशन नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ नॉट लीनियर।
तो नॉन लीनियर आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये हो गया आपका एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन जो है वो किस किस वजह से आ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन occurs when the peak values of the frequency waveform are attenuated, causing distortion due to a shift in the Q point, and amplification may not take place over the whole cycle. अब इसका क्या मतलब है, देखिए, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन कब होगा, जब आपके क्यू पॉइंट में शिफ्टिंग की वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म में पीक वैल्यूज़ जो है उनमें चेंज हो जाता है और एम्पलीफिकेशन आपको पूरे साइकिल के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये जो नॉन लिनियरिटी आ रही है आउटपुट में, ये क्या है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने बायसिंग, अब देखिए इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, इनपुट सिग्नल है, ब्लू लाइन में जो दे रखा है आपको, ओमेगा टी इसकी फ्रीक्वेंसी है, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी इसकी वोल्टेज लेवल से मैक्सिमम। अब देखिए हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे दो आउटपुट है, एक आउटपुट नहीं है, जो ये ग्रीन आपकी वेवफॉर्म से दो बनी हुई हैं। आपने अगर बायसिंग लेवल ज़्यादा रख दिया, यानी जो बायसिंग कर रहे हैं आप ट्रांजिस्टर के वोल्टेजेस की, अगर आपका बायसिंग लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपकी पॉजिटिव हाफ जो क्लिपिंग है वो हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में थोड़ा पोर्शन कट जाएगा। वही आपके क्या हुआ, अगर आपने बायसिंग लेवल बहुत लो रखा है, कम रखा है, उसको कम सेट किया है, तो क्या होगा, आपका नेगेटिव हाफ जो है वो क्लिप हो जाएगा। यानी कि बायसिंग लेवल को आपको लो भी नहीं रखना है, हाई भी नहीं रखना है, दोनों ही केसेस में आपको आउटपुट डिस्टॉर्टेड मिलेगा। क्लिपिंग आइदर पॉजिटिव साइकिल की होगी, आइदर नेगेटिव साइकिल की। तो आपको बायसिंग लेवल ऐसे सेट करना है कि आपको क्लिपिंग बिल्कुल भी ना मिले। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या होगा, जो आउटपुट है वो क्लिप मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी। इफ द ट्रांजिस्टर्स बायसिंग इज करंट, द आउटपुट वेवफॉर्म शुड हैव द सेम शेप, क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर की बायसिंग बिल्कुल सही है तो आपकी आउटपुट जो है बिल्कुल इनपुट को फॉलो करेगी, ठीक है। इफ देयर इज इनसफिशिएंट बायस एंड द क्यू पॉइंट लाइज इन द लोअर हाफ ऑफ द लोड लाइन, अगर इनसफिशिएंट बायसिंग है और अगर क्यू पॉइंट आपका लोअर हाफ यानी लोड लाइन के नीचे लाई करता है, तो आपको क्या होगा, नेगेटिव हाफ है वो कट हो जाएगा। अगर लोड लाइन से नीचे है क्यू पॉइंट तो नेगेटिव हाफ आपका कट हो जाएगा, अगर लोड लाइन से ऊपर है आपका क्यू पॉइंट तो पॉजिटिव हाफ आपका क्लिप हो जाएगा। क्लियर? अब जो है एम्पलीट्यूड बायसिंग, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्लिपिंग की वजह से क्या होता है, देखिए, पहले बायसिंग में जो लेवल थे वो सफिशिएंट नहीं थे, अब क्लिपिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इनपुट सिग्नल ब्लू कलर के लाइन में शो कर रहा है और आउटपुट सिग्नल दो हैं। आउटपुट जो है आपका एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लिप हो रही है, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने बायसिंग जो है वो सही नहीं की है। और देखिए फ्रीक्वेंसी जो सेट की है उसका क्या रोल है, देखिए, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्पलीफायर सर्किट। The flat tops of the distorted output waveform, either due to incorrect biasing or overdriving the input, do not contribute anything to the strength. अब देखिए, पहले जो हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था कि इनकरेक्ट बायसिंग थी, आपकी बायसिंग सही नहीं थी, इस वजह से क्या हो रहा था, आपको क्लिपिंग मिल रही थी। अब अगर आपका इनपुट है ओवर ड्राइविंग है, ज़्यादा है वोल्टेज सिग्नल से, आपके सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा है, तो ओवर ड्राइविंग हो जाएगी, इस वजह से भी आपकी क्लिपिंग हो जाएगी। तो क्लिपिंग के दो रीजंस हैं, एक तो क्या है, इनकरेक्ट बायसिंग, तो पहले डायग्राम हमने देखा वो था इनकरेक्ट बायसिंग का, उसकी वजह से भी क्लिपिंग होगी। और दूसरा क्या है कि आपका जो इनपुट सिग्नल है ओवर ड्राइव है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के बारे में कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज अनदर टाइप ऑफ एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन which occurs in a transistor amplifier when the level of amplification varies with frequency. Many of the input signal that a practical amplifier will amplify will consist of the required signal waveform called the fundamental frequency plus a number of different frequencies called harmonics superimposed on it. अब देखिए इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन का मतलब है, सपोज आपने एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की आपके
इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो थी 1 किलोहर्ट्ज़ है। अब क्या हुआ, हमें आउटपुट में 1 किलोहर्ट्ज़ के साथ में अगर कुछ और फ्रीक्वेंसीज भी मिल रही है तो क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए 1 किलोहर्ट्ज़ थी और मुझे कुछ और मिल रही है आउटपुट में, तो ये भी एक तरह का डिस्टॉर्शन है, यानी कि मुझे उस फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। मेन फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 किलोहर्ट्ज़, और उसके हार्मोनिक्स यानी कि ट्वाइस 2 किलोहर्ट्ज़, थ्राइस 3 किलोहर्ट्ज़, 4 टाइम्स 4 किलोहर्ट्ज़। अगर ये फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं तो मतलब मुझे इसके हार्मोनिक्स भी मिल रहे हैं आउटपुट में, तो इसके आउटपुट में हार्मोनिक्स का मिलना मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। Normally, the amplitude of these harmonics are a fraction of the fundamental output and therefore will have a very little or no effect on the output waveform. अब जनरली क्या होता है कि जो मुझे साथ में हार्मोनिक्स मिल रहे हैं इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब उनमें पावर भी कम है, तो नेग्लिजिबल हो जाती है ऑलमोस्ट। यही अगर क्या हो जाए कि अगर इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए हार्मोनिक्स का तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा पावर जाएगी, यानी कि मेरी मेन पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिस फंडामेंटल कंपोनेंट में जानी चाहिए थी उसके साथ ही वो औरों में चली गई, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट सिग्नल आपका ब्लू लाइन वाला है। अब एक और कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो गया हार्मोनिक्स की वजह से, ग्रीन सिग्नल सेकेंड हार्मोनिक, तो जो रिजल्टेंट आउटपुट मिला वो कैसा मिला, ये पिंक डॉटेड डॉटेड देख रहे हैं ना, आपकी वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट हो गई, यानी कि उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया। देख रहे हैं पिंक कलर की जो डॉटेड लाइन है वो रिजल्टेंट है इन दोनों का, किसका, इनपुट सिग्नल का और सेकेंड हार्मोनिक का। तो मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स। तो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, the input's waveform consists of fundamental frequency plus a second harmonic signal. The resultant output waveform is shown in the RHS right hand side. The frequency distortion occurs when the fundamental frequency combines with the second harmonic to distort the output signal. यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कब हो रहा है, जब आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकेंड हार्मोनिक के साथ मिलकर एक डिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है। तो what are harmonics? Harmonics are therefore multiples of the fundamental frequency and in simple example a second harmonic was used. यानी कि हार्मोनिक्स का मतलब है आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसके मल्टीपल्स का जनरेट होना आउटपुट में। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी f है, अगर 2f जनरेट हो गई आउटपुट में तो इस कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक, 3f जनरेट हो गई तो थर्ड हार्मोनिक, 4f फोर्थ हार्मोनिक। इस तरह से हार्मोनिक का मतलब है कि आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के मल्टीपल्स का जनरेट होना आउटपुट में। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन ड्यू टू हार्मोनिक्स इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इन एम्पलीफायर सर्किट कंटेनिंग रिएक्टिव एलिमेंट्स सच एज कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पर आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि कैपेसिटर और इंडक्टर। जहाँ पर ये लगाए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत चांसेस रहते हैं कि आपके एम्पलीफायर सर्किट में फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हार्मोनिक्स की वजह से आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फेज डिस्टॉर्शन के बारे में कि फेज डिस्टॉर्शन क्या है। फेज डिस्टॉर्शन को डिले डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन विच अकर्स इन अ non-linear transistor amplifier when there is a time delay between the input signal and its appearance at the output. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके आउटपुट में आपको जैसे कि आपने इनपुट कुछ दिया, अब आउटपुट में डिले आ रहा है, कुछ देर बाद अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज फेज डिस्टॉर्शन और डिले डिस्टॉर्शन। अब इसका एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका टीवी में देखिए, सपोज स्क्रीन चल रही है, कोई मूवी चल रही है, अब वो कुछ और बोल रहे हैं, आपको कुछ देर बाद सुनाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है पिक्चर का। पिक्चर के साथ में जो बोल रहे हैं वो भी सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बोल रहे हैं उस तरह से तो आपको समझ नहीं आएगा कि मूवी कुछ और चल रही है, बोल कुछ और रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फेज डिस्टॉर्शन। If we say that the phase change between the input and the output is zero at the fundamental frequency, the resultant phase angle delay will be the difference between the harmonic and the fundamental. This time delay will depend on the construction of the amplifier and will increase
progressively with frequency within the bandwidth of the amplifier। इसका क्या मतलब है कि आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर फेज 0 है तो जो फेज एंगल है रिजल्टेंट वो हार्मोनिक एंड फंडामेंटल का डिफरेंस आएगा। अब देखिए, ये देखिए डिले, देखिए इनपुट सिग्नल है और सेकंड हार्मोनिक आपका थोड़ा नीचे, तो जो आपका आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए इसको डायग्राम को देखिए स्टूडेंट, ब्लू सिग्नल में कोई फेज नहीं है, 0, जबकि जो रिजल्टेंट आउटपुट सिग्नल है यहाँ पर आपको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है, यानी कि आपकी 90 डिग्री बाद शुरू हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा डिले आ रहा है, फेज डिस्टॉर्शन ड्यू टू डिले। अदर देन हाई एंड ऑडियो एम्पलीफायर्स, most practical amplifiers will have some form of amplifier distortion, being a combination of both frequency distortion and phase distortion together with amplitude distortion। यानी कि ज़्यादातर जो ऑडियो एम्पलीफायर्स है वहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन एंड फेज डिस्टॉर्शन का। मोस्ट एप्लीकेशंस में क्या होता है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है, अनलेस द एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन इज एक्सेसिव और सीवियर it will not generally affect the operation or output sound of the amplifier। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में जब तक कि आपका जो एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सीवियर नहीं है, तो आपको आउटपुट में कोई भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज डिस्टॉर्शन अगर ज़्यादा है तो ये इफ़ेक्ट करेगा। तो आई होप आपको ये डिस्टॉर्शन अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। थैंक यू।